मैं सिर्फ चंद लाइनों के साथ, बड़ी हसरत है डॉक्टर साहब के साथ कुछ वक्त गुजारने की, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता है। चाँद को हुस्न गुलाबों को नज़ाकत दी है, चाँद को हुस्न गुलाबों को नज़ाकत दी है, उसने मिट्टी को भी इंसान की सूरत दी है। चाहता हूँ तेरे साथ कटे उम्र मगर, चाहता हूँ तेरे साथ कटे उम्र मगर, वक्त ने चंद ही लम्हों की इजाज़त दी है। स्वागत करते हैं डॉक्टर सऊदुल हसन साहब का। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहूँगा इस प्रोग्राम में देर से आने के लिए, क्योंकि मेरे वजह से ये प्रोग्राम लेट हुआ है। डॉक्टर साहब और दो हमारे छोटे यहाँ बैठे हैं, आबिद और अमित मियाँ, ये लखनऊ में भी हमसे टच। कुछ भी मैं जहाँ तक समझता हूँ कुछ कहने को बाकी नहीं है, सब कुछ इन लोगों ने कह दिया। जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी इस वक्त महसूस हो रही है एजुकेशन की फील्ड में, वो है तरबियत। तालीम तो बहुत लोग दे रहे हैं, सारे बोर्ड भी दे रहे हैं, छोटे स्कूल भी दे रहे हैं, बड़े स्कूल भी दे रहे हैं, जिसकी जो अपनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो कर रहा है। लेकिन जो रुकावट आती है वो आ रही है कि बच्चे स्कूल से पढ़ रहे हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, जैसे कि हमारे स्पीकर्स ने कहा इस बात को, कि उनको मालूम ही नहीं अपने बड़ों की इज़्ज़त कैसे करते हैं, अपने माँ बाप से कैसे बात करते हैं, उनकी क्या अहमियत है। तो जब इसको गौर से देखा जाए और सोचा जाए और कि ये क्यों हो रहा है, तो हम इसमें बच्चे को ये कहेंगे कि इसको तहजीब नहीं है, ये बदतमीज़ है, ये बच्चा जो है वो कुछ इसने सीखा नहीं। लेकिन पहले हमें ये गौर करना पड़ेगा कि हमने क्या सिखाया उसको। भाई आप एज ए टीचर, एज ए गार्जियन, पहले बच्चे को होमवर्क देते हैं, फिर उसका होमवर्क चेक करते हैं। हमने क्या होमवर्क दिया इन बच्चों को जो हम इनसे तवक्को कर रहे हैं। बहुत तादाद में माएँ यहाँ पर मौजूद हैं। आप पूरे इस हिंदुस्तान के जो महापुरुष हुए हैं उनके बायोग्राफी पढ़ लीजिए, और इस्लाम की सारे जितने भी बुजुर्गान दीन हुए हैं उनकी बायोग्राफी पढ़ लीजिए। आपको सबकी बायोग्राफी के बीच में उनको उस उरूज तक पहुंचाने में उनकी मां का हाथ है। अब ये देखना होगा कि हमें अगर अपने बच्चों को एक अच्छा शहरी बनाना है, एक अच्छा मुल्क के लिए तैयार करना है, तो हमें एक फार्मूले पे सबसे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, और वो फार्मूला ये है कि हम देने वाले बन जाएं। मैं बहुत माजरत के साथ कहूँगा, लेकिन इस वक्त हमारी कौम जो है वो लेने वाली बन गई है, देने वाली नहीं बनी। आज जो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आप देखें कि इसी मुल्क के अंदर एक कौम क्रिश्चियंस की मौजूद है जो हमारे मुकाबले में 0.505% है। लेकिन आज हम उनको एजुकेशन में किसी भी लेवल पे हो, साउथ हो, नॉर्थ हो, कहीं पर भी हो, एजुकेशन में हम उन्हें मास्टर मानते हैं। क्यों मास्टर मानते हैं? क्योंकि वो देने वाली कौम है। उसने बड़े रिमोट एरिया के अंदर स्कूल खोला, जंगलों में स्कूल खोला, आदिवासियों के बीच में स्कूल खोला, मोटिव उनका कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने दिया। तो एक फार्मूला है ये कि जब हम देने वाले बनेंगे तब समाज में हमारी इज्जत होगी, तब समाज में हमारी अहमियत होगी। अब हमें अपने बच्चों की तरबियत और तालीम को लेकर चलना कैसे, उसके लिए बड़ी छोटी सी एक चीज़ है कि हम तरबियत की बात जब करते हैं तो हमें 1400 साल पीछे चले जाना चाहिए और उस तरबियत को लेना चाहिए। और जब हम तालीम की बात करते हैं तो 2025 में जो तालीम आ रही है उसको लेना चाहिए। बहुत छोटा सा फार्मूला है, अगर हम इसको अपना लेते हैं तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो पॉसिबल नहीं है। मैं
कुछ दिनों से सफ़र में था और एक बार कल जो है मेरा ये हुआ कि मैं डॉक्टर साहब से कहूँ कि डॉक्टर साहब माजरत देंगे मुझे, मैं फिर कभी आ जाऊँ। लेकिन इस वक्त इस प्रोग्राम को देख के, आपके बच्चों को देख के और आपके बच्चों की जो तैयारियां हैं वो देख के, जैसी बात है कि ये चीज़ एक दिन में नहीं आती। मैं ना आता इस प्रोग्राम में तो ये मेरे लिए बड़ी गड़बड़ चीज़ थी कि मैं देख ही ना पाता कि आपके बच्चे कितने, आपने इस छोटी सी जगह प्यानी में जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं, ख़ास तौर से टीचिंग से रिलेटेड आपके पास बहुत दिक्कतें होने के बावजूद भी आपने बहुत मेहनत की और एक बड़ी अच्छी, बड़ी आरामदेह ज़िंदगी छोड़कर आपने ये मुश्किल का काम जो संभाला है, अल्लाह आपके काम में बरकत दे और इसको आगे बढ़ाए। हम लोगों की दुआएं यही हैं। हम लोग तो कुछ बहुत ज़्यादा आपके साथ नहीं इस चीज़ में कर सकते हैं, लेकिन दुआएं दे सकते हैं और जो राय मशवरा हम लोगों के लायक होता है वो इंशाल्लाह आपको मिलता रहेगा। पिहानी के जो ज़िम्मेदार लोग यहाँ पर हैं, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बहुत तेज़ी के साथ में डॉक्टर साहब इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि पिहानी में एक पहला आईसीएसई स्कूल खुल जाए। मैं आईसीएसई स्कूल के बारे में आपको बता दूं इसलिए नहीं कि मैं उसका मेंबर हूं। हिंदुस्तान की अगर आप 100 अच्छे बड़े स्कूल की लिस्ट बनाते हैं तो आज भी 99 उसमें से जो हैं वो आईसीएसई बोर्ड से रिलेटेड। आईसीएसई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक यहाँ पर उनके बोर्ड का एक फीचर है जो इंटरनेशनल बात करता है, नेशनल बात नहीं करता है। कि एनसीईआरटी जैसे आपने सुना होगा कि एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी में जब सरकार बदलती है तो कोर्स बदल जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चीज़ें होती। तो इस छोटी सी जगह पे पिहानी में कैसे बोर्ड को लाना जिससे बच्चे हमारे जो निकले वो इंटरनेशनल लेवल के बच्चे निकले, वो दुनिया की किसी भी जॉब में जा सकें, वो किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई, सिर्फ नीट और जेईई उनका बेस ना हो, किसी भी चीज को वो क्वालिफाई कर सके। तो इसके लिए जरूरत यही होती है कि पहले हम एक छोटे स्केल पर स्कूल को खोलें और उसकी बुनियाद को मजबूत करें और उसके बाद फिर हम उसको आगे लेके चलें। वो छोटा स्केल मैंने आपका देख लिया है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत आपने जो है वो बुनियादी काम किया है इसमें, और अब आप इसलिए प्रिपेयर हैं कि आप उस बोर्ड पर, उस लेवल पे जा सकते हैं। मैं इसका एक प्रोसेस होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह का आप अप्लाई कर दीजिए। बाकी बोर्ड की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको एफिलिएशन का सर्टिफिकेट लाकर पिहानी में इसी तरह स्टेज पे दूंगा इंशाल्लाह। अब ज़रूरत यह कि देखिए स्कूल बना देना, उसके लिए आपके पास ज़मीन है, पैसे हैं, आपने डिज़ाइन कराया और एक अच्छा स्कूल प्रिपेयर कर दिया, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन स्कूल चला देना ये रॉकेट साइंस है, और हर इलाके में स्कूल चलाना और वहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से स्कूल चलाना और आज की जो ज़रूरत है माशरे को उसके हिसाब से स्कूल को चलाना, ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत की चीज़ है। आप खुशकिस्मत हैं कि आपको एक अच्छे प्रिंसिपल भी मिले और इतने एनर्जी वाले प्रिंसिपल मिले हैं, क्योंकि अमूमन प्रिंसिपल की चेयर पे बैठने के बाद जो है वो आदमी काम कम करता है, काम कराता ज़्यादा है। मैं देख रहा हूँ कि प्रिंसिपल साहब को कहीं ज़रूरत है तो वो पहुँच जाते हैं और उनकी बातों में भी बहुत जो है वो एक दर्द है और एक ये वो इस चीज़ को चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर जो है वो, और उसका प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है। जो इतने इतने से बच्चे, छोटे से बच्चे जो हैं वो कितना अच्छा प्रिपेयर हुए हैं यहाँ पर। तो अब ज़रूरत है कि माँ बाप इसको किस तरह से करें। अब दिक्कत ये है कि आप हमें बच्चे देते हैं पढ़ाने के लिए और बच्चे को पढ़ाने की ही फीस देते हैं, और हम ये तवक्को करते हैं और आप भी ये तवक्को करते हैं कि दोनों उसमें पढ़ लें, बच्चे भी पढ़ें और भी पढ़ें उसके अंदर। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे हमारे पास 5 से 6 घंटा रहते हैं, फिर आपके पास चले जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, लैंग्वेज की सब जगह प्रॉब्लम होती है। हम लोग भी जब लखनऊ में रहते हैं तो जैसे बोल रहे हैं आपके सामने ऐसे ही बोलते हैं। अगर देहात चले जाते हैं और वहाँ पर अगर ऐसे बोलते हैं तो फिर जिससे बोलते हैं वो खुलता नहीं है, सामने वाला पूरी बात ही नहीं करता है, तो हमें फिर उससे उसकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है। तो हम अपने बच्चों को ऐसे ही बनाएं। हम अपने बच्चों की जो उनकी काउंसलिंग है वो इसी तरीके से करें कि बेटा आपको जिस माहौल में रहना है
आपको उस माहौल में, इस चीज़ में बिहार बहुत एक्सपर्ट है, मैंने देखा है। बिहार में वो एक आईएएस ऑफिसर भी है, जब वो बिहार में अपने घर पहुंचता है तो वो वैसे ही बोलता है जो बिहार की बोली, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो जैसे अपने उस पर वापस आता है उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो लैंग्वेज कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप जैसे चाहेंगे वैसे चेंज कर लेंगे। माएँ इस बात का ध्यान रखें। देखिए, हम लोगों के वक्त में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का सपोर्ट नहीं था, लेकिन एक तरीक़ा ये होता था कि मगरिब की अजान हुई और उसके बाद बाहर का दरवाज़ा बंद है, बाहर हम लोग नहीं जा सकते, बड़े जाएंगे, और उसके बाद एक कमरा है जिसके अंदर सारे बच्चे बैठ गए पढ़ने के लिए। और मैंने इस चीज़ को गौर किया कि जब मैं अपने गांव वगैरह में देखता था तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो बैठते थे और वो बच्चे पढ़ रहे होते थे। जो कुछ वो बच्चे पढ़ रहे होते थे उसकी ABCD भी उनको नहीं आती थी, जो बैठे होते थे पढ़ाने के लिए। मतलब पढ़ाते नहीं थे, सिर्फ बैठे रहते थे, बस ये काफ़ी था कि हाँ एक बड़ा बैठा है और उसकी निगरानी में। अब जो सबसे बड़ी दिक्कत आज के वक्त की है वो ये है कि बच्चे हमारी बात को सुनते नहीं। ख़ास तौर से माँओं के साथ में ये प्रॉब्लम है कि बच्चे बातों को सुनते नहीं हैं और जवाब दे देते। तो थोड़ी सी इसमें आपको भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। चेंज ये करना पड़ेगा कि आपकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा रोक टोक है। कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, क्या करोगे, कैसे, कहाँ जा रहे हो, क्या, ये नहीं। आपको वॉच करना है बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से। अगर हर वक्त बच्चे को टोका जाएगा, 4 बच्चों के सामने अगर हम अपने बच्चे को गलत कहेंगे, नहीं, कभी भी आप अपने बच्चे, सबसे पहली चीज़ तो देखिए शुरू कर दीजिए, बच्चों के सवालों का जवाब दीजिए जो हम नहीं देते, बच्चों के सवालों का जवाब दीजिए। वो कोई भी सवाल पूछते हैं, उनको उनका जो ब्रेन लेवल है उस हिसाब से उनको समझाइए कि हाँ ये चीज़, बच्चे ये चीज़ ऐसे होती है। और आप यकीन मानिए कि ये चीज़ कहीं से किसी कोर्स में नहीं है, कहीं प्रूफ नहीं है, कहीं कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये एक कुदरती एक चीज़ ये है कि बच्चा आज का प्रेजेंटेशन को पसंद करता है, उसी को कैच करता है वो। हम लोगों के ज़माने में 2 तरह की टॉफ़ी मिलती थी, एक वो ऑरेंज वाली टॉफ़ी होती थी और एक वो होती थी जिस पे चीनी लगी रहती थी। उसको भी हम लोग इशारे से मांगते थे, नाम नहीं पता था कि क्या है। आज मेरे ख्याल से 100-150 तरह की चॉकलेट और टॉफ़ीज़ तो आती हैं और बच्चों को नाम भी मालूम होता है। ये नाम लेकर जाते हैं शॉपकीपर से मांगे। तो जो टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं या जो गार्जियन मौजूद हैं, बताइए कि आपका बच्चा अगर क्लास 1 से पढ़ रहा है या नर्सरी से पढ़ रहा है, किसी कोर्स में इन चॉकलेट्स के नाम याद कराए जाते हैं, टॉफ़ीज़ के नाम याद कराए जाते हैं? नहीं। लेकिन क्या है, ये प्रेजेंटेशन है, इसके ऐड आ रहे हैं, इसके प्रेजेंटेशन जो हो रहा है उसको ये पिक कर। तो जब ये चीज़ें शुरू हुई तो फिर ये मांग आई कि एजुकेशन में के जो पार्ट हैं उसको हम प्रेजेंटेशन से ही पढ़ाना शुरू करें। अगर आप अपने बच्चे को बैठ के बताते हैं कि दिल्ली में लाल किला है, तो वो कहेगा हुआ करे, मुझे क्या, कितना बड़ा है, कितने गेट्स हैं, कितनी चीज़ें हैं, उसके जहन में सब बातें नहीं आएंगी। लेकिन उसी चीज़ को अगर आपने डिस्प्ले कर दिया अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो वो भूलना भी चाहेगा तो कुछ ना कुछ तो उसकी जहन के अंदर रहे। अब जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ टीचर्स के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है, वो आप लोग अपने कोर्स में जो कुछ भी आप पढ़ते हो, जो भी आपने अपने लेसन की रीडिंग की सारी, देखिए कोई भी मॉडर्न चीज़ को जो कहते हैं ना कि ये तरीका चेंज हो गया है, अब इस तरीके से पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं। जो बेसिक सिस्टम है उसके पर पढ़ाई आज भी बेस करती है। मशीन का यूज़ आप तभी करेंगे जब आपकी बेसिक नॉलेज कंप्लीट हो। जैसे कॉमर्स से रिलेटेड अगर यहाँ कुछ लोग होंगे तो जानते होंगे एक सॉफ्टवेयर आता है टैली, तो टैली वो जानता है, टैली पे काम करना वो जानता है जिसको अकाउंट्स आता है। तो अकाउंट्स तो बेसिक चीज़ हो गई, जब वो आती है तभी टैली वो कर पाता है। सेम यही चीज़ है कि जब तक आप कंफ्यूज कहाँ पर होते हैं, जब आपको बेसिक नहीं आता और आप मशीन इस्तेमाल करने लगते हैं, तो आपके साथ में कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। मोबाइल कोई बुरी चीज़ नहीं है ना, मोबाइल से आज की डेट में कुछ कर लीजिए बच नहीं सकते। अभी 15 दिन के लिए स्कूल बंद हो जाए, अभी ये स्कूल आपसे कहेगा कि मोबाइल इस्तेमाल करें, तो कैसे बच रहे हैं? चीज़ ये है ना कि कैसे कंट्रोल करें हम इस चीज़ को। दोस्ती कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दोस्त कैसे होने चाहिए, इसका फार्मूला, इसकी चीज़ अगर हम बच्चों के जहन के अंदर डाल दें कि उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। और देखिए, जो हम बेसिक चीज़ हमारी ये है कि अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारी आल औलाद भी नमाज पढ़ेगी, और अगर हम नहीं पढ़ेंगे, मैं बहुत माज़रत के साथ कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आज बयानात दुनिया में सबसे ज़्यादा
स्टेज से अगर मजहब के बारे में बयान होता है तो वो हमारे मजहब का होता है, लेकिन असर नहीं होता, उतना असर नहीं होता है जितने बयान होते हैं। सिर्फ वजह क्या है कि अमल हमारे अंदर नहीं है। तो जब हमारे अंदर अमल नहीं है तो वो असर आपके दिल पे करेगा ही नहीं, क्योंकि असर करने, हमारी बात आपके जहन में जाए और असर करे, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये उसके हाथ में। हमारा काम तो कहना है, हम आपसे कहेंगे, असर करती है ये वो डिसाइड करे, और वो तभी डिसाइड करेगा जब हम अमल कर रहे हैं। तो अगर आप अच्छी चीज़ें करके, अब आप घर में बैठे हुए हैं, कोई आया, आपने कहा जाके कह दो पापा नहीं है, फिर ये है कि बच्चों बोला करो, पॉसिबल ही नहीं है ना। आप तो नेगेटिव, आप तो उल्टे रास्ते पे चल रहे हैं। आप नहीं तो उसको सिखाया कि जाके बता दो कि पापा नहीं। तो इन चीज़ों को, और तारीख बताइए अपने बच्चों को, अपनी तारीख बताइए, लेकिन तारीख पे खाली फक्र करना मत बताइए। जो आज हो रहा है ना कि हमारे पास, हमारे घर पे हाथी बंधा रहता था। अरे भाई बंधा रहता था, तुम्हारे पास क्या है? हमारे बुजुर्गों के पास ये था, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे पास क्या है? बुजुर्गों से सीखने वाली बात है कि हाँ उनके पास ये चीजें थी, ये चीजें उन्होंने की थी, हम भी उस चीज को सीख लेंगे। मैंने जिंदगी में पढ़ाई से भी रिलेटेड और काम से भी रिलेटेड बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मैंने अपना कैरियर एज ए पायलट शुरू किया था, उसके बाद मैं इकलौता था, उसकी गाज मेरे ऊपर गिरी। मेरे ही खानदान का एक बच्चा था, वो उसने मुझको देखा तो उसको ये लगा कि एक अच्छी लाइन है, मुझे भी जो है उसमें जाना चाहिए, घूमने को बहुत मिलता है। वो पैराशूट ट्रेनिंग कर रहा था, उसमें उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई। मैं अमेरिका में था, मैं वहाँ से उसकी बॉडी लेकर आया। अम्मा मेरी मौजूद थी, उन्होंने हाथ पकड़ा, सर पे रखा, कहने के आज से जहाज़ नहीं उड़ाओ। तो ज़मीन पे आ गया, क्योंकि अब उनकी बात तो नहीं टाल सकता था ज़मीन। फिर उस वक्त समझ में आया कि फील्ड है क्या और किस फील्ड में काम किया जाए। तो बस जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं, ये सब छोटे हैं, मैं इनके लिए भी कहूँगा। तब मुझे इस बात का ख्याल आया कि अगर मैं जिंदा रहना चाहता हूँ हमेशा, तो इससे अच्छी कोई फील्ड दूसरी एजुकेशन से अच्छी नहीं है। और ईमानदारी से एजुकेशन में सबसे बड़ी जो ज़रूरत की चीज़ है वो ये है कि आप अपने टीचर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने स्कूल ओनर्स जो आपके साथ जुड़ते हैं, उनको जो इन्फॉर्मेशन दीजिए, जो चीज़ें दीजिए, ईमानदारी के साथ। आप यकीन कीजिए कि वो कभी नहीं भूलेंगे। आज मुझे दुनिया के उस कोने में, उस जगह पर अपने स्टूडेंट्स मिलते हैं जिन्हें देख के मुझे खुशी होती है। और जब मैं उनका बैकग्राउंड सोचता हूँ, पूछता हूँ उनसे कि तुम कब थे, किस बैच में थे, तो पता चला कि फादर की डेथ हो गई थी, माँ साड़ियों में फॉल लगाती थी और बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये जो उस वक्त जो एक खुशी होती है, उसके अल्फाज नहीं कि हाँ कुछ आप करिए। और एजुकेशन का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है, जिसको हमने बना लिया कि हम कोई चीज़ जो है वो, हमारे पास एक रटे हुए चंद कोर्सेज हैं, हम उन कोर्सेज को कर लें और उसके बाद उसका एम ये होना चाहिए कि हमें नौकरी मिले। और अगर नहीं मिल रहा है तो हम फिर डिप्रेशन में चले जाएं कि सब नौकरी तो है नहीं, तो हम पढ़ के क्या करें। तो इसको बड़ी संजीदगी से सोचें कि पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे लोगों को जब आप देखेंगे तो फ़र्क तो महसूस होगा ही आपको करने में। और आज के दौर में ज़्यादा फ़र्क इसलिए महसूस होगा कि तरबियत का जो मदरसा घर के अंदर था वो ख़त्म हो गया। पहले तो आप पकड़ नहीं सकते थे कि आदमी तालीम याफ्ता है कि नहीं है, उसकी तरबियत तालीम पे हैवी थी, लेकिन अब वो मालूम हो जाता है, उसका पता चल जाता है कि नहीं, मामला कुछ गड़बड़ है। और देखिए जो बेसिक चीज़ें हैं, माओं से भी मैं ख़ास तौर से कहूँगा कि जो बेसिक चीज़ें हैं, मैंने आपको बताया कि इतने बुजुर्गाने दीन, इतने सबके पीछे माएँ, लेकिन उनकी माओं ने किया क्या? कोई बच्चे को दुरूद शरीफ पढ़ते हुए दूध पिला रही है, कोई बच्चा कोई है वो कह रहा है कि नहीं मैंने तो अपनी माँ के, जब मैं माँ के पेट में था तभी मुझे कुरान की आवाज़ आती थी। ये सब ऑर्डिनरी इंसान थे, कोई ये नहीं थे कि कोई स्पेशली दुनिया में लाए गए थे किसी, लेकिन उनकी माँओं ने उन्हें स्पेशल बना दिया। तो आप में भी वो ताकत, क्योंकि उनको बनने वाला करने वाला कौन है? वही अल्लाह है जो मछली के पेट से भी निकाल लेता है,
वही अल्लाह है जो आग से भी निकाल लेता है। उसने बस चीज क्या है कि हमें उससे लेना नहीं आता, हमारा भरोसा खत्म हो गया। आप डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जा रहे हैं, यकीन के साथ 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए और जाइए डॉक्टर को दिखाने के लिए, और ये दुआ करके जाइए कि अल्लाह ताला मैं जिस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, जिस चीज़ को दिखाने के लिए जा रहा हूँ, जो मर्ज़ है उसको दिखाने के लिए जा रहा हूँ, उसमें अल्लाह शिफा दे। देखिए कैसा बड़ा कितना बड़ा चमत्कार जिसको कहते हैं वो होता है कि होता है कि नहीं। लेकिन भरोसा, अगर हम डॉक्टर पे पहले भरोसा करेंगे, अल्लाह पे बाद में भरोसा करेंगे, तो दुनियावी तौर पे आप देख लीजिए कि आप अगर किसी के मातहत काम कर रहे हैं, किसी चीज़ कर रहे हैं, उसके सामने आप उसको ना करके किसी दूसरे को जो है करिएगा तो वो नाराज़ हो जाएगा दुनियावी तौर पे। वो तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, वो हो रहा होता तो पता नहीं हमारी क्या हालत होती। तो हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। सब देखिए, सारे पाकिस्तानी जितने ड्रामाज आते हैं सब देखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जितने इंडियन ड्रामाज आते हैं माएँ सब देखें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हर चीज़ का स्पेस रखिए। जैसे अभी मैंने बताया ना कि एक टाइम टेबल है, टाइम टेबल ज़िंदगी में अगर नहीं है कि हमें इतनी देर इस चीज़ को इस्तेमाल करना है, इसका ये साइड इफ़ेक्ट है, इससे ये दिक्कतें आएंगी, तो दिक्कत बच्चे को भी आएगी और आपको भी आएगी। तो अगर वो दिक्कतें हम बचना चाहते हैं, हम बचें तो बच्चे भी बचें, और अगर हम नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है। उसमें अच्छी चीज़ों को डालें, अच्छी चीज़ें दिखाएं उनको कि देखिए क्या है। आज देखिए गांव में ऐसी ऐसी जगह से प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऐसी जगह जहां बच्चों के पास में स्मार्टफोन है और उन्होंने स्मार्टफोन से गांव में रहते हुए कई कई लैंग्वेज सीख ली, कोई ट्यूटर नहीं। बच्चे नीट क्वालिफाई कर रहे हैं विदाउट किसी टीचर के, कोई कोचिंग नहीं। और अगर आप, एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, एक बेसिक फार्मूला ज़िंदगी का है कि अल्लाह की रस्सी को अगर आप मजबूती से पकड़ लेंगे तो दुनिया तो ठोकरों में है। एग्जाम्पल देखेंगे आप कि दीन और दुनिया की मिक्सचर क्या होता है। डॉक्टर साहब बैठे हैं, देख लीजिए, इनके लिबास देख लीजिए, इनको देख लीजिए, और इनकी देखिए कि फार्मेसी में PhD मामूली चीज़ नहीं होती है, रिसर्च वर्क होता है फार्मेसी का। किसी चीज़ में कोई दिक्कत आ रही है, ना इनके चेहरे से किसी को कोई दिक्कत आ रही है, ना इनको कोई दिक्कत आ रही है, ना इनके लिबास से कोई दिक्कत आ रही है किसी को। सिर्फ इन्होंने मान लिया कि ये बात सही है, हमें ऐसे करना है। तो अगर एक चीज़ सही हो जाएगी तो उसके पीछे फिर जितनी भी लाइन है वो अपने आप जनरेशन बाई जनरेशन सही होती चली जाएगी। इसके लिए हमें किसी स्पेशली किसी इदारे की ज़रूरत नहीं है कि हमें दीन सीखना है तो चलिए जमात में चले, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। पहले अपने को हम ठीक कर लेंगे, फिर जमात में तो चले ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चीज़ जो है असल वही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं पहले भी यहाँ आया हूं लेकिन आप लोगों से मुलाकात मेरी नहीं हुई है। जो बातें हमारे स्पीकर्स ने आपको बताई हैं, और डॉक्टर साहब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्वालिटी एजुकेशन आप तभी लंबे वक्त तक ले जा सकते हैं जब आप अपनी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम पे ध्यान दें। क्योंकि टीचर्स का मामला ये है कि ये वाहिद ऐसी फील्ड है जिसको एक बार हम ट्रेन करके छोड़ देते हैं स्कूल में, उसके बाद ट्रेनिंग ही नहीं करते, और वक्त बदलता जाता है, चीज़ें चेंज होती चली जाती हैं, और इनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और इनके साथ साथ आप मंथ में कोई सेकंड सैटरडे जिस दिन इन माओं को फुर्सत होती है पूछ के इनसे पूछ लीजिए, इनका एक वर्कशॉप भी करिए। इनको सिर्फ जो है वो ये बताइए कि ये बच्चे आपके जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, उसको आपको कैसे टैकल करना, किस तरह से आप करेंगे। पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ट्यूटर टीचर मीटिंग करिए जो इनको पढ़ाते हैं। आप इतनी मेहनत से यहाँ पर अच्छे टीचर से पढ़वाते हैं और ये बाहर जाकर ट्यूशन पढ़ते हैं, और ट्यूशन का टीचर इनके पास आता है और 1 घंटा इनके पास बैठता है और कहता है अपनी कॉपीज निकालो, अपना वर्क पूरा करो, करा दिया गया। वो किस बोर्ड से रिलेशन है उसका, उसने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा रहा है, कुछ नहीं मालूम। आपकी सारी मेहनत जो 6 घंटे की वो बर्बाद कर रहा है। तो आप उसको बुलाइए यहाँ पे, उनके साथ में मीटिंग करिए, देखिए, तो ये बच्चे और अच्छे आपके निकल गए। आपने माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रखी है, इसमें कोई शक नहीं। इतने छोटे स्ट्रक्चर के ऊपर इतना ज़्यादा जो है वो। अब जिम्मेदारी पिहानी के लोगों की है कि इदारा बढ़ेगा तो अच्छी चीज़ें लेकर आएगा। खाली यही नहीं कि ये स्कूल तक रुक जाए। जब बात स्कूल की होगी तभी हायर स्टडीज़ की। आज जो सबसे ज़्यादा कमज़ोरी है, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है वो स्कूलिंग की, कि हमारे पास अच्छे स्कूल नहीं हैं।
हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं बड़ी बड़ी। आज देखिए अलीगढ़ में जो है वो क्या कंडीशन है, कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं, लेकिन हम उसमें यूपी का अगर परसेंटेज देखते हैं तो कम हो जाता। क्यों हो जाता है? क्योंकि स्कूलिंग हमारी उस लेवल की नहीं है, वहां पर नहीं पहुंच पा रहे। अब तो खुदा का शुक्र है कि क्लास 1 से इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, वरना पहले तो क्लास 6 से इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। अच्छा, ये एक ऐसी इंटरनेशनल लैंग्वेज है कि सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन जो बच्चे आज की डेट में इंग्लिश बोल नहीं पा रहे हैं वो कहीं से डिप्रेस मत हो, कहीं से डिप्रेस मत। आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड कर लीजिए, इंग्लिश तो आप जब चाहेंगे तब सीख लेंगे। आपका सब्जेक्ट मजबूत होना चाहिए। दुनिया का इतना बड़ा मुल्क है चाइना, आप उसके अंदर चले जाइए, आपको एक बोर्ड पे इंग्लिश नहीं मिलेगी। सिर्फ उनके जो ट्रेड वर्क हैं वहाँ पे आपको मिलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा अपने जर्मन में चले जाइए, आपको इंग्लिश नहीं मिलेगी, उनकी सारी चीज़ें जो होंगी। इवन उन्होंने एक इतना बड़ा प्लेन बनाया बोइंग 707 को बनाकर जब उसने लाए बाहर लेकर आए तो उसका मैनुअल भी उन्होंने जो था वो अपनी लैंग्वेज में बना दिया। उन्होंने कहा ट्रांसलेट कर लो, लेकिन हम दूसरी लैंग्वेज में नहीं बनाए। तो ये चीज़ें हैं, इनको अगर आप लोग अच्छे से करेंगे। और माओं से कहने का मतलब कहीं ये नहीं है कि वालिद साहब जो हैं उनका कोई सिस्टम ख़त्म हो जाता है। हमारे यहाँ एक मिशन शुरू हुआ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमने इस कदर बेटी बचाई, इतनी बेटी पढ़ाई कि बेटों की तरफ ध्यान ही देना बंद कर दिया। वो वैसे ही नहीं पढ़ते थे। और क्योंकि होता क्या था कि दोनों में बड़ा फ़र्क हो गया। पहले बच्चा एग्ज़ाम देने के लिए जब जाता था तो माँ बाप इस बात की हिदायत करते थे कि देखो बेटा पीछे घूम के मत देखना, कहीं कोई कागज़ पड़ा होगा तो फेंक देना उठा के, कोई कागज़ अपने पास ले नहीं जाना, जेब में कोई पर्चा नहीं रखना। आज का गार्जियन जो है वो टीचर के पास आके पूछता कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए बच्चे के एग्ज़ाम के लिए। उसको मालूम है कि सर जो इंपॉर्टेंट बताएंगे पेपर में वही होगा, हो सकता है जिस सीक्वेंस से इंपॉर्टेंट बताते हैं उसी सीक्वेंस से पेपर में रखा हो। क्यों कर रहा है ये, इसकी वजह भी जानना चाहिए, उसकी भी गलती नहीं। वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि एजुकेशन बहुत महंगी हो गई। वो कहता है, वो चाहता है कि जो फीस हम दे रहे हैं ये फीस हमको रिपीट ना करनी पड़े दोबारा दूसरे से। ये बच्चा हमारा इस क्लास से पास हो जाए, रिपीट ना करना पड़े। तो आप लोगों की ये खुशकिस्मती है कि आप पिनहानी जैसी छोटी सी जगह के ऊपर बैठे हुए हैं और यहाँ पर आप जो है वो एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपको मिला है जो बच्चों में सिर्फ नौकरी के लिए उनको तैयार नहीं कर रहा है बल्कि उनको नॉलेज के लिए तैयार कर रहा है। ये वाकई खुदा का शुक्र है कि ऐसी जगह के ऊपर इतनी मेहनत होना, वरना आदमी पढ़ लिख कर अपनी जगहों को छोड़ देता है, इन सब जगहों से छोड़ देता है, दूसरी जगह चला जाता है कि भाई ठीक है जहाँ हमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेगी। हमारी उनके भी बच्चे हैं, बच्चों को ज़्यादा फैसिलिटी मिल जाए। अभी बताया आपने इसमें सामने कि बच्चे यहीं पढ़ते हैं, ये भी कमाल की बात है। जबकि वो बच्चे सऊदी अरब में पढ़कर आए हैं, एक इंटरनेशनल लेवल पे बोर्ड में पढ़कर आए हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने स्कूल से उनको नहीं हटाया। ये है क्योंकि अगर हम आपके बच्चे और अपने बच्चों के अंदर कोई फ़र्क नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि जब हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इस बोर्ड आपके स्कूल के अंदर, तभी तो हमें पता लगेगा कि स्कूल के अंदर हमारे वो क्वालिटी आ रही है कि नहीं आ रही है जो दूसरे बच्चे को दे। और जो हमारा इस्लाम में एक बेसिक चीज़ ये है कि जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हैं वही अपने भाई के लिए पसंद करिए। फार्मूला यहाँ आता है और अगर आप इसको करते हैं तो अल्लाह इसमें बरकत देगा। ये 100% है कि बरकत देगा। मैंने बहुत रिमोट एरिया में स्कूल खोले हैं, लगभग 241 स्कूल ऐसे हैं जो मैं चला रहा हूँ इस वक्त। बहुत ऐसे ऐसे इलाके हैं कि जहाँ गाड़ी छोड़ के भी 2-4-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, मोटरसाइकिल से ले जाते हैं, गाड़ी छोड़ देना पड़ती है, ऐसी ऐसी जगहों पर भी। लेकिन अब एक मिशन है कि जब तक अल्लाह ज़िंदगी दे रहा है उस वक्त तक कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा इदारे खुल जाएं और उस इदारों के अंदर फ़िक्र भी होनी चाहिए। और फ़िक्र इस बात की होनी चाहिए, मैं आपको बता दूं, इसमें मुस्लिम्स के अलावा और भी रिलीजन्स के लोग हैं, मौजूद हैं। आप जिस मज़हब को भी फॉलो करते हैं, आप अपने बच्चे को पूरी ईमानदारी के साथ अपने मज़हब की तालीम दीजिए, पूरी ईमानदारी के साथ दीजिए। आज जो माशरे में उथल पुथल हो रही है उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारे पास, हमारी तो है ही नहीं, दूसरे भी जो लोग हैं उनके में भी जो है वो बच्चों को नॉलेज नहीं। जब नॉलेज हो जाती है तो वो कहते हैं अरे नहीं ये तो मैंने बहुत गलत किया।
तो मजहब को पूरे तरीके से पढ़िए, सुनिए मत। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ये वो चीज़ें सुनाती है आपको जिसका कोई सर पैर नहीं, और कहीं से कुछ घबराने की, डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हमारे साथ वो चीज़ें गलत हो रही। क्या गलत हो रहा है हमें बताइए? आपने मस्जिदें छोड़ दी, शैतान मस्जिद में घुस गया। आपने वक्फ बोर्ड के साथ में गलत इस्तेमाल किया, शैतान वक्फ बोर्ड में भी आ गया। आपने गोश्त को जो है गंदगी से दुकानों के ऊपर बेचा, तो शैतान जो है वो गोश्त की दुकानों के अंदर भी आ गया। क्या बुरा हो रहा है भाई बताइए? आपने कोई एक चीज़ मुझे ऐसी बताइए जो गलत हो चीज़ हो, जो गलतियां हमने की हैं। आप अपनी कौम, अपने माशरे को नहीं समझा पाए कि 3 तलाक क्या चीज़ होती है, नहीं बता पाए कि उसका गुनाह क्या है और किस तरह से करने के लिए। आज वो एक चीज़ बन गई, एक मुद्दा बन गया, उस पर आपको चढ़ाना शुरू कर दिया लोगों को। तो जहां हम गलती कर रहे हैं, और गलती हमारी सबसे बड़ी क्या है कि हम अपने दीन को, अपने मजहब को पढ़ नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं। एक टॉपिक पे, एक चीज पे 2 मौलाना की स्पीच सुन लीजिए, दोनों में फर्क मिल जाएगा आपको करने के लिए। क्यों? वो एक दूसरे को काट पीट वाला सिस्टम है, सब प्रोफेशन बन गया है। तो हमें इससे निकलना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि हमें बेसिक चीजें इस्लाम ने क्या बताई हैं, हमें उसको फॉलो करना है। और सबसे बड़ी बेसिक चीज क्या है कि हर चीज़ में देखिए, जैसे अभी जो है वो डॉक्टर साहब ने बताया, अमित भाई ने बताया, ये भी वो बोल रहे हैं, इन्होंने भी, प्रिंसिपल साहब ने भी हमारे कहा कि तालीम के लिए हमारे रसूल ने कितना बड़ा फार्मूला बता दिया कि चाइना चले जाओ। चाइना से मतलब ये नहीं है, दूरी बताई उन्होंने कि अगर इतनी दूरी हो तो चले जाओ। अल्फाज तालीम का इस्तेमाल हुआ है। दीन और दुनिया, ये जिस शैतान ने इस तालीम को अलग किया है, वहीं से ही फितने पैदा हो गए। हर वो चीज़ जो आप समाज से, जो आप समाज को फायदा पहुंचा सकते हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो दीनी हैं। आप एक आईएएस में सिलेक्शन हो जाए, रिश्वत लेना शुरू कर दीजिए, ये दीनी तो नहीं है। लेकिन एक आईएएस में सिलेक्शन आपका हो जाता है, आप गरीब गुरबा की मदद करना शुरू कर दीजिए करने, तो क्या आप दीन का काम नहीं कर रहे? सारी चीजें दीनी। तो एक चीज तो ये है, मैं बहुत उस माजरत के साथ कहूंगा कि इस्लाम भी इस वक्त जो है ना, वो हमारे बीच में 2 तरीके का है। एक अल्लाह का है, एक मुल्ला का है। तो हमें जो पकड़ के चलना है वो अल्लाह का। ये मुल्ला वाले में बड़ी कंफ्यूजन है, उनसे पूछो तो कुछ बताते हैं, इनसे पूछो तो कुछ बताते हैं। मैं ये सारी चीज़ें पढ़कर भी बता रहा हूँ आपसे, और ज़ाती तौर पे अपने तजुर्बे से भी बता रहा हूँ। मैं मौलाना हुसैन नदबंदी रहमतुल्लाह अलैह का निवासा हूँ, देवबंद। ददियाल मेरा किचौचे में, ठीक है। तो जितने बड़े हैं सबसे ताल्लुक़ रहा, सबको समझा, सबको देखा करीब से, और तब ये निचोड़ समझ में आता है कि ये 2 तरीक़े का जो इस्लाम है, इससे हमें बचना है, हमें अल्लाह वाले इस्लाम को पकड़ना है। अगर हमने नहीं पकड़ा उस चीज़ को तो हम किसी चीज़ से ना कामयाब होंगे। कुछ भी कर लीजिए आप बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन खोल लीजिए, बड़ी से बड़ी चीज़ें खोल लीजिए, आप नहीं कामयाब होंगे। आज मैंने लखनऊ के अंदर देखा कि एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर एक गैर मुस्लिम एक लेडी अपनी बच्चियों को लेकर आई, वो लड़कियों का इंस्टीट्यूट है, बच्चियों को लेकर आई, कहने कि मैं इसका एडमिशन यहाँ कराना चाहती हूँ। उन्होंने कहा साहब यहाँ इस्लामिक स्टडीज़ भी होती है। उन्होंने कहा इस्लामिक स्टडीज़ से मुझे कोई परहेज़ नहीं होती, बहुत अच्छी बात है। मुझे जो यहाँ पर अच्छा लगा वो ये लगा कि ये बच्चे जो हैं, लड़कियों को इसी तरीके से सर से जो है वो हिजाब पहनकर, इस तरीके से स्कार्फ पहन के आना चाहिए, उनका ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। और स्कूलों में जो है वो शलवार सूट नहीं है, इनके यहाँ शलवार सूट है। मैं यहीं पढ़ाऊँगी। तो आपको ये एक चीज़ आपकी समझ में आई कि हाँ, अगर हम इस तरीके की चीज़ें हम करते हैं तो ये देखिए कि इससे सिर्फ हम ही को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। और मैंने अभी जैसे आपसे पहले कहा था कि मैं डर कहूँगा तो आप कहेंगे मुसलमान किसी से नहीं डरता, वाकई नहीं डरता, कोई बात नहीं। लेकिन कोई खौफ, कोई दिमाग के अंदर किसी किस्म की कोई चीज़ की हमारे साथ बड़ा बुरा हो रहा है, चंद लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल आज का मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, ये स्टेज है, देखिए अमित बैठे हैं कि नहीं बैठे हमारे साथ, चंद लोग हैं, और वो नफरत कर करके ख़त्म हो जाएंगे। आप सिर्फ मोहब्बत करते रहिए, आप सिर्फ मोहब्बत करते रहिए, वो नफरत कर करके ख़त्म हो जाएंगे। कुछ नहीं मिलेगा,
लेकिन आप अपने रास्ते से न भटकें। आप ये ना कहें कि वो नफरत कर रहा है तो मैं भी उसके साथ नफरत कर। अल्लाह के रसूल ने यह भी पड़ोसी का हक बताया आपको। कहा पड़ोसी, ये नहीं कहा कि ईमान लाया हुआ पड़ोसी या मुसलमान पड़ोसी या क्रिश्चियन और यहूदी पड़ोसी, नहीं, किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा पड़ोसी के जो हुकूक हैं। तो किस लिए कहा कि अगर आपके पड़ोसी से अच्छे ताल्लुक होंगे तो आपके मोहल्ले से अच्छे ताल्लुक होंगे, जब आपके मोहल्ले से अच्छे ताल्लुक होंगे तो आपके शहर से अच्छे ताल्लुक, जब आपके शहर में अच्छे ताल्लुक होंगे तब आपके मुल्क में अच्छे ताल्लुक। एक चेन चलती है, हमने चेन को अगर हम ब्रेक कर दें तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम जो है वो गिने चुने लोगों से ताल्लुक़ रखें। ऐसा कुछ नहीं है, चंद लोग हैं, वो उनकी रोज़ी है जो वो कर रहे हैं, हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपना काम करना चाहिए। हम उसी मोहब्बत से काम करेंगे, हम उसी मोहब्बत से काम करेंगे कि अगर किसी किस्म की कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है तो हम अपने घर के दरवाजे भी खोल देंगे, अपनी इबादतगाहों के दरवाजे भी खोल देंगे, जैसे हमने इलाहाबाद में करके दिखाया। ये कोई दिक्कत नहीं। और आप यकीन कीजिए, आप देखिए, सोचिए, इन चीज़ों को देखिए कि आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। नमाज को कायम करो और भूखे को खाना खिलाओ, दो फार्मूले हमको दिए गए थे। नमाज को हम कायम नहीं कर पाए, खुद ही खाने के लाले हो गए, भूखे को खाना कहाँ खिलाएं। तो ये भूखे को खाना खिला जो है वो हमारे सरदार भाइयों ने पकड़ लिया। एक सरदार थे, अभी भी दिखे थे मुझको थोड़ी देर पहले, यहाँ पे स्टाफ हैं आपके माशाल्लाह। भूखे को खाना खिलाओ, ये एक लाइन हमारे सरदार भाइयों ने पकड़ ली। दुनिया के किसी कोने में भीख मांगते हुए नहीं मिलेंगे। बरकत है इसकी, इसको इस एंगल से देखिए कि बरकत है इसकी। कहीं होगा, इतना इतना पानी है, उसके अंदर भी वो जो है वो खाने का सामान लेकर चले जा रहे हैं, सैलाब में लोगों को देने जा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। क्या है? हमने कहा नहीं नहीं, हम भूखे को। और सबसे बड़ी जो ज़रूरत है आज की जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि आप अपने इलाकों में आज से जाने के बाद कोशिश करके देखिए, अल्लाह ताला इस चीज़ को करा दे तो बड़ा मज़ा आ जाए। आप अपने इलाकों की मस्जिदों को जो है अपने माशरे को सुधारने के लिए इस्तेमाल करें। मस्जिद का काम सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए खोलना या बंद करना नहीं, उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। इस्लाम पूरा का पूरा मस्जिद से ही चला है। आप लखनऊ तशरीफ लाए हैं कभी? डॉक्टर साहब से मेरा फ़ोन नंबर ले, मैं आपको लखनऊ में मॉडल्स दिखाता हूँ। देखिए, लखनऊ में आप खुद जाते हैं, जाइए इंदिरा नगर में मुंशी पुलिया चौराहा, मुंशी पुलिया मस्जिद के अंदर आप देखिए, फर्स्ट क्लास क्या हुआ, उन्होंने एक लाइब्रेरी बना दी, कंपटीशंस के कर दिया, 24 घंटा वो ओपन रहता है, बच्चों को सारे, और उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ ये मना नहीं है कि सिर्फ मुसलमान बच्चा आएगा, सब आएंगे, सब आते पढ़ रहे हैं यहाँ बस। अब देखिए, आज दुनिया के अंदर लोग, बहुत से लोग हैं जिनको लग रहा है कि हाँ सुकून कहाँ है, बड़े बड़े सिंगर हैं, बड़े बड़े प्लेयर हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको अगर कहीं लग रहा है कि हाँ सुकून है तो वो आते हैं। तो क्या वो हमें आपको देख के इस्लाम कबूल करते हैं? इस खुशफहमी में हमें नहीं रहना चाहिए। हमें आपको देखें तो शायद वो इस्लाम के करीब नहीं आएंगे, कबूल क्या करें? वो इस्लाम की बेसिक चीज़ें जो हैं जब उसको पढ़ते हैं तो उनके समझ में आता है कि सारी चीज़ें तो इसमें दे रखी। अब ये दिक्कत परेशानी क्या आ रही है हमारे बीच में, जो हमारे लोग हमसे दूर हो जा रहे हैं कि हम वो सवाल जो अल्लाह मियां हमसे पूछेंगे वो हम लोग आपस में एक दूसरे से पूछ लेते हैं। भाई यही दिक्कत हो जाती है। इस्लाम का कोई लिबास नहीं है। लिबास में कुछ पाबंदियां हैं बताई गई। अभी मैं सुन रहा था आबिद मियां को, उन्होंने बताया कि आप बाज़ार में जाइए, एक LED TV खरीदिए, वो आपको बताएगा कि ये मेड इन जापान है, ये मेड इन ताइवान है। दोनों में फ़र्क क्या है? रेट में बहुत फ़र्क है। एक की वारंटी गारंटी सब है, दूसरे की है यूज़ एंड थ्रो, चल रहा है जब तक चल रहा है, जब नहीं चलेगा फेंक दीजिए। तो जो वारंटी गारंटी वाला है, जब उसको घर आप लाते हैं, खोलते हैं, तो उसके अंदर से एक बुकलेट निकलती है जो उसका मैनुअल होता है, जिसमें लिखा होता है कि बटन दबाएंगे तो ये होगा, इस बटन को दबाएंगे तो ये होगा, इस बटन को दबाएंगे तो। आप दुनिया की वाहिद ऐसी कौम है जिसके ऊपर जिसके दुनिया में लाने पर आपको एक ऐसी किताब दे दी गई, एक ऐसा मैनुअल दे दिया गया कि आपको अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, किस तरह से चलना है, कैसे खाना है, क्या पहनना है, किस तरीके से करना है, ये बताया गया।
आपको ये नहीं बताया, आपसे ये नहीं कहा गया कि आप जो हैं वो जुब्बा पहन लें। वो अरब का काम था, क्योंकि अरब में गर्मी बहुत होती थी, वहाँ उनको तो हवा की ज़रूरत थी, तो उन्होंने जुब्बा पहन लिया। आपको बताया गया कि आपको अपने कपड़ों को पहनना किस तरीके से है, वो टखनों से नीचे ना जाए। उसकी क्या साइंटिफिक वजह है? आज साइंस के बड़े बड़े लोग कह रहे हैं ना कि गंदगियाँ लेके आप घर के अंदर आते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, सब कुछ। तो बच्चों को जब आप कुरान पढ़ाएंगे और साइंस पढ़ाएंगे तब उनको कुरान समझ में आएगा, अदरवाइज उनको कुरान समझ में पूरी तरीके से नहीं आ सकता। क्योंकि इस वक्त कंफ्यूज, देखिए मैंने आपको बताया कि दुनिया की एक बहुत बड़ी वो है ईसाई मजहब के लोग जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोलते हैं करने। आज लोगों ने कहा कि सब आप कोशिश ये करें, मैं बता रहा हूँ 241 इंस्टीट्यूशंस जो मैंने खोले उसमें लगभग 200 इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो मुस्लिम्स ने खोले। ऐसा नहीं कि मुसलमान एजुकेशन पे काम नहीं कर रहा, बहुत कर रहा है। वो डेटा क्या बताते हैं, आंकड़े क्या बताते हैं, मैं नहीं जानता, वो सब बंद कमरे में बनते हैं। मैं ज़मीन पे हूँ, मुझे मालूम है, खोल रहे हैं अपनी अपनी हैसियत अपने तरीके से। 2 कमरे में भी खोल रहे हैं और 2 बीघे में भी खोल रहे हैं। सिर्फ वजह क्या है कि उनको बताने की ज़रूरत है। क्योंकि आज की डेट में अगर आप किसी भी चीज़ को इससे जोड़ दीजिएगा तो वो कामयाब हो जाएगा। एक लोग उर्दू नहीं पढ़ते थे, मुलायम सिंह आए, उन्होंने कहा कि उर्दू के टीचर की जगह हम निकालने जा रहे हैं, 50,000 रुपये सैलरी होगी, इससे जोड़ दी उर्दू को ना। लाइन लग के लोगों ने उर्दू सीख ली। अब सेलेक्ट हुए नहीं हुए वो अलग बात है, लेकिन सीखी। तो वो एक इंसानी फितरत है, हम उसको बदल नहीं सकते, और इंसानी फितरत के तरीके से ही हमको चलना चाहिए। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलेगा, अच्छा चलेगा, लेकिन उसके लिए एक अच्छे सरमाए की भी ज़रूरत होती है। क्योंकि हम अगर अच्छे होगा, और उसमें गार्जियन का क्या सपोर्ट होता है? कुछ नहीं, आपसे सिर्फ एक सपोर्ट ये कि आप वक्त से फीस जमा करते हैं, तो वो वक्त से सैलरी देते हैं टीचर्स को। तो ये साइकिलिंग आपकी चलती रहेगी, और इसका आफ्टर ऑल फायदा किसको हो रहा है? आपके बच्चे। देखिए, एक चीज़ होती है कि खर्च करना और एक होता है इन्वेस्ट करना। आप ये ना समझें कि आप एजुकेशन में अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इन्वेस्ट करने का मतलब होता है कि उसका रिजल्ट होता है, खर्च का रिजल्ट नहीं होता। खर्च तो आपने कर दिया, जो चीज़ थी, कोई सामान लिया, खा लिया, ख़त्म हो गया, उसका कोई आपका रिजल्ट नहीं आ रहा। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट है आपका, कि आप अपने बच्चे के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर। तो ये चीज़ें बच्चों में पैदा करने में, जब आप बराबर की मेहनत, आप बराबर तो नहीं कह सकता हूँ, आप सिर्फ 25% की मेहनत कर लीजिए। अभी आबिद ने बताया है कि माएँ जो हैं वो कम से कम एक सेंटेंस घर में बच्चों से इंग्लिश का बोल दिया करें। मुझे मालूम है, मैं देख रहा था, माएँ परेशान थी। आप और आसान कर लीजिए, आप आज से अपने बच्चों से एक वर्ड बोलना शुरू कर दीजिए, सिर्फ इंग्लिश का। सेंटेंस अपने आप बन जाए, सेंटेंस अपने आप बन जाए। और बच्चे बड़े माशाल्लाह होशियार होते हैं। अगर उनको ये पता चल गया कि अम्मा को इंग्लिश नहीं आती, तो फिर वो इंग्लिश ही बोलेंगे, ये जान लीजिएगा। तो आप वर्ड्स बोलना शुरू कर दीजिए, इंशाल्लाह आ जाएगा पकड़ में। मेन चीज़ सिर्फ ये है कि अब एक नया फैशन शुरू हुआ है इस वक्त कि बच्चों को दोस्त बनाइए। नहीं, दोस्त बनाइए, सारी चीज़ें सब कुछ है, लेकिन जो गैप है वो मेंटेन रखिए। ये कोई उसमें नहीं है। आज मेरे बच्चे भी जो हैं वो शायद माँ से उतना खुल के बात करते हैं जितना मुझसे नहीं करते। और हम लोग भी जो है वो अपने वालिद से ईद और बकरीद ऐसे मिलते हैं जैसे कि बिल्कुल बॉर्डर पे कोई 2 सिपाही मिल रहे हों, उतने ही अदब के साथ। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि अगर ये बराबर आपको ट्रेनिंग्स मिलती रहेंगी, बराबर चीज़ें आती रहेंगी, स्कूल क्या कर रहा है, स्कूल क्या चाहता है, कैसे इसको करना है, तभी होगा। एक दिन में होगा तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा, नुकसान करने लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे बुलाया, और इतने अच्छे बच्चों को सुनने और देखने के लिए जो है वो अब इस मुहिम में जुट जाइए कि ये स्कूल जो है वो एक बड़ा इदारा बन के खड़ा हो जाए, एक ICSE हो जाए, और पहला पिहानी का स्कूल ICSE जो है वो ये होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।